हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एसएससी जेई का सॉयल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर कवर करेंगे, जो कि है प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन और परमिएबिलिटी। तो आज हम लोग इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो इनऑर्गेनिक क्ले होती है ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो 3 टाइप की होती है, लो, आपका इंटरमीडिएट, आपका हाई। और अगर हम ये चार्ट देखें, ये ए लाइन है, तो इसके जो नीचे होता है वो होता है सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले। ठीक, यहाँ पे जो सी लिखा रहता है ये हम लोग को नहीं पता होता है, बट ये सिर्फ इनऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता। तो यहाँ का जो क्ले सिंबल होता है वो होता है इनऑर्गेनिक। तो सी मतलब इनऑर्गेनिक क्ले, एच मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इफ़ वॉइड रेशियो दिया हुआ है आपको 0.67, वाटर कंटेंट दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, और पूछ क्या रहा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ई एस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू जी। आपके पास जो हमारा ई दिया है वॉइड रेशियो वो है 0.67, हमारा एस अभी भी पता नहीं, हमारा जो वाटर कंटेंट है वो 0.188 और हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.68। ओके, तो इससे जो हमारा एस का वैल्यू निकलेगा वो कम्स टू बी 75.2%। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा 75%। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो निकलेगा वो 0.752 निकलेगा, जिसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे जब परसेंटेज में तो हो जाएगा 75.2%। क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंटेज में नहीं है, 0.67 है, ये 0.188 है, ये 2.68 है। और अगर हम इसको वाटर कंटेंट को 18.8% में रखेंगे तब जाके ये एस सीधा परसेंट में आएगा 75.2। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, आप लोग जान रहे होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इस पर्टिकुलर बुक में इसका आंसर गलत दिया है, इसने ए दिया है, बट ए नहीं होगा क्योंकि क्ले डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा पोरस होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा क्ले जो डिपॉजिट होता है उसकी पोरोसिटी ज़्यादा है और जो परमिएबिलिटी है वो कम है, क्योंकि हमारा सैंड में ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं बड़े, तो उनमें जो वॉइड्स बन पाती हैं, सिंस सरफेस एरिया कम है तो वॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं बन पाएंगी और वो बड़ी बड़ी बनेंगी, तो उनकी कनेक्टिविटी रहती है, तो उसमें परमिएबिलिटी ज़्यादा है। वहीं जो हमारा क्ले है वैसे छोटा 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 खूब ढेर सारा है, तो इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा हो गए, तो इसके नंबर ऑफ़ वॉइड्स जो हैं वो छोटे हुए पर ज़्यादा हो गए, तो नेट वॉल्यूम जो वॉइड का वो ज़्यादा हो गया। मतलब इसमें नेट पानी ज़्यादा स्टोर कर सकता है और इसमें नेट पानी कम स्टोर कर सकता है, पर इससे अगर पानी फ्लो होगा तो ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा और इसमें सिंस कनेक्टिविटी नहीं है तो पानी हो नहीं पाएगा। तो क्ले डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा पोरस है और कम परमिएबल है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, तो फॉल्स नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं हुआ अपना। दूसरा कि अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सॉलिड में तो वो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज़ कर देती है। बिल्कुल सही है, यहाँ सॉइल था, सॉइल के पार्टिकल थे, अब पता चला वहाँ सॉइल का पार्टिकल नहीं ऑर्गेनिक मैटर है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इस सॉइल की भी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन पूछा क्या है, फॉल्स, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। फिर चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस द वॉल्यूम, चेंजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। सो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हुआ, तो ये भी हमारा फॉल्स नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका चेंज होगा तो आपका फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज वो भी चेंज होता रहता है, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर हुआ नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जी एंड वॉइड रेशियो इज़ ई। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई। तो हम लोग जानते हैं कि आई होता है गामा सबमर्ज्ड डिवाइड बाई गामा वाटर। गामा सबमर्ज्ड भी हम लोग जानते हैं,
और इसका जो डायरेक्ट रिलेशन निकलता है IC हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। और हमारा गामा सबमर्ज्ड भी यहाँ से होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा W। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया A फॉर एप्पल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जो डायरेक्ट शीयर टेस्ट होता है सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो हम लोग जब शीयर टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला डायरेक्ट शीयर टेस्ट ही होता है, जो पर्टिकुलरली सैंड के लिए होता है, जिसमें ऐसे इसकी शीयरिंग होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो ब्रेक होता है। तो ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट, जब ड्रेनेज कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप पोर वाटर प्रेशर मेज़र भी नहीं कर सकते, सही बात है। शीयर स्ट्रेस ऑन फेलियर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हाँ ये यूनिफॉर्म नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। तो सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द ट्राईएक्सियल टेस्ट इज़ यूजुअली कैरीड आउट एज। तो देखो ट्राईएक्सियल टेस्ट वो वैसे 4 तरीक़ों से करते सकते हैं, बट वैलिड 3 ही होते हैं। अब जैसे एक होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, फिर दूसरा होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, तीसरा होता है कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड, और एक और सिनेरियो हम देख सकते हैं अनकंसोलिडेटेड और ड्रेन्ड। तो क्या होता है जब सेल्फ वेट की वजह से होता है, पहला वाला टर्म सेल्फ वेट की वजह से होता है, तो वो अनकंसोलिडेटेड होता है अगर वो सेल्फ वेट की वजह से सेटल नहीं हुआ है, और कंसोलिडेटेड होता है कि अगर सेल्फ वेट की वजह से जितना पानी निकलना था उतना निकल गया लैटरल प्रेशर की वजह से, तो वो कंसोलिडेटेड होता है। और ड्रेन्ड होता है कि जब हम अपना कोई उस पर लोड डालेंगे तो कितना पानी उसमें से निकल गया, वो होता है ड्रेन्ड। तो सबसे पहला अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, हाँ तो सही बात है, ना अपने वजह से निकला है ना लोड ही भी नहीं लगा है तो उसकी वजह से भी नहीं निकला। दूसरा होता है कि अपने लेटरल प्रेशर की वजह से निकल गया है लेकिन अभी उस पर कोई लोड नहीं लगा है तो अनड्रेन्ड ही रह गया, ये भी ठीक है। तीसरा है कि कंसोलिडेट भी हो गया अपने लेटरल प्रेशर की वजह से भी, और बाहर से हमने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से भी जितना पानी निकलना था निकल गया, तो ड्रेन्ड भी हो गया है। ये लॉन्ग टर्म होता है और यू शॉर्ट टर्म होता है। वहीं अनकंसोलिडेटेड मतलब अपने सेल्फ वेट अपने लेटरल प्रेशर की वजह से तो नहीं निकला है, लेकिन जो हम बाहर वेट अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से पानी निकल गया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले अपने वजह से निकलेगा फिर दूसरे की वजह से निकलेगा, पहले फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टेज कंप्लीट होगा, तो ये हमारा सही नहीं है। तो यही 3 होता है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, ये भी ठीक है। ड्रेन्ड, ये भी ठीक है। तो ड्रेन्ड मतलब होता है कंसोलिडेटेड और ड्रेन्ड, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सैंड। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर सैंड है तो उसका जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है जिसे हम CU से डिनोट करते हैं वो ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए, और अगर वो ग्रेवल है तो उसका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। तो यहाँ वेल ग्रेडेड सैंड है तो आंसर इज़ C, ग्रेटर दैन 6। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है बिलो विच सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट। तो देखो ये है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ तक सीधा फिर ऐसे, ये हमारा होता है श्रिंकेज लिमिट, ये हमारा होता है प्लास्टिक लिमिट, ये हमारा होता है लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो देखो यहाँ नीचे आ रहे हो वाटर कम कर रहे हो तो डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे होता है हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं वाटर कम करने पे। अब जहाँ से ही हम यहाँ से वाटर कम करेंगे तो वॉल्यूम में कोई डिक्रीज़ नहीं है, ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये श्रिंकेज लिमिट है जिस पे वाटर को और नीचे करने से कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1.9 अ सैम्पल ऑफ सेचुरेटेड क्ले हैज़ पोरोसिटी दिया हुआ है, वॉइड रेशियो पूछा है। हम सबको सीधा पता होता है कि पोरोसिटी इज़ इक्वल टू वॉइड रेशियो डिवाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो, और वॉइड रेशियो इज़ इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाय 1 माइनस पोरोसिटी। तो यहाँ आपको पोरोसिटी दी है 0.562, जब यहाँ रखेंगे और अपना E निकालेंगे इस कैलकुलेशन से, तो यहाँ पे जो E निकल के आएगा वो होगा 1.283।
तो हमारा आंसर हो गया ए। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको भी देख लेते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मतलब के होता है, उसको निकालने के फील्ड के तरीके होते हैं, लेबोरेटरी के तरीके होते हैं, और आपके फील्ड के हुए, आपके लेबोरेटरी के हुए, और आपके कुछ इम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं, इम्पेरिकल फार्मूलाज। ओके, तो जो फील्ड के होते हैं पंप इन पंप आउट टेस्ट, और जो हमारे लैब के होते हैं वो कांस्टेंट हेड या वेरिएबल हेड, और जो हमारे इम्पेरिकल फार्मूला हैं जैसे एल लाउडेन, हैज़न। तो यहाँ जिस क्वेश्चन में बात हो रही है वो हैज़न की बात हो रही है, और हैज़न का फार्मूला है परमिएबिलिटी निकालने के लिए के इज इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं कांस्टेंट फैक्टर, और होता है d10²। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d10², हमारा आंसर ए हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फॉर ग्रैनुलर सॉयल विद इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो, मतलब ई, ठीक, इंक्रीज़ कर रहा है, तो बोल रहा है हाइड्रोलिक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हम जानते हैं आई सी इज इक्वल टू G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। आपका ई इंक्रीज़ कर रहा है तो आई सी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। तो इसे पोरोसिटी कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। वहीं वाइड रेशियो होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, तो आंसर इज बी फॉर बॉल।